वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग एमसीए रिवाइज टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2021 एमसीए 041 ऑपरेटिंग सिस्टम्स के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए को डिस्कस करेंगे, जो कि आपसे क्या कह रहा है, कंसीडर द सेट ऑफ प्रोसेसेस P1, P2, P3, P4 एंड P5 इन द गिवन टेबल। आपको 5 प्रोसेसेस दिए गए हैं और उनका अराइवल टाइम और प्रोसेसिंग टाइम दिया गया है, और आपसे कह क्या रहा है, फॉर द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। पहला क्या है आपका FCFS, दूसरा है आपका शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट, और थर्ड है आपका राउंड रॉबिन, जिसमें आपको क्वांटम 2 दिया गया है। और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, प्रोसेसर यूटिलाइजेशन एंड थ्रूपुट ऑफ ईच शेड्यूलिंग। और आपका क्वेश्चन ये 10 मार्क्स का है। तो देखिए बहुत ही आसान है, बस इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए तो आपको फ्री के 10 मार्क्स दिए जा रहे हैं, समझ लीजिए। तो चलिए 1 बाई 1 हम लोग समझते हैं। तो देखिए ये आपके 5 प्रोसेसेस हैं, ठीक है, और ये आपका अराइवल टाइम है, ये आपका प्रोसेसिंग टाइम है। आपको निकालना क्या होगा, कंप्लीशन टाइम, फिर टर्न अराउंड टाइम और फिर वेटिंग टाइम, फिर इसका एवरेज लेना होगा, है ना। ये काम आपको करना है। फिर आपको प्रोसेसर यूटिलाइजेशन बताना है और थ्रूपुट बताना है। इतना काम आपको करना है। तो पहले तो आप इसके लिए गैंट चार्ट तैयार करिए। अब वो कैसे किया जाएगा वो हम आपको बताते हैं। ये हम लोग कर रहे हैं FCFS के लिए। तो देखिए इसमें हमारा जो कॉन्सेप्ट चलता है वो क्यू का कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। जैसा कि नाम है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पहले आएगा वो पहले उसको सर्विस दी जाएगी, है ना, यानी CPU उसको प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा ठीक है, ये तो रही एक बात। लेकिन CPU किसको दिया जाएगा, जो कौन सी स्टेट में होंगे, रेडी स्टेट में, ठीक है, उन्हीं को CPU प्रोवाइड किया जाएगा। अब वो किस तरीके से, सपोज देखिए अभी आपका टाइम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से ना। तो क्या देखिए 0 में कोई और प्रोसेस स्टार्ट हुए हैं, नहीं ना। तो अगर मान लीजिए ये आपकी रेडी क्यू है, सपोज ये आपकी रेडी क्यू है ना, तो इसमें कितने प्रोसेस हैं, 0 पे P1 ही तो है। तो बताइए CPU को कोई दिक्कत होगी कि किसको प्रोसेस दिया जाए, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम ये प्रोसेस इस CPU को दे देंगे, ठीक है। तो यानी कि हमारा 0 टाइम इंटरवल पे ये P1 प्रोसेस आ जाएगा। क्लियर। और कब तक चलेगा, जब तक इसका कंप्लीशन पूरा नहीं हो जाता, है ना। यही तो नॉन प्रिमिटिव में होता है कि एक बार उसको CPU मिल गया, वो तभी छोड़ता है जब उसका पूरा काम कंप्लीट हो जाता है ना, उससे पहले नहीं छोड़ेगा। तो इसको कितना ड्यूरेशन चाहिए था, 3 यूनिट का। तो इसने पूरा काम अपना कंप्लीट कर लिया। लेकिन जब ये प्रोसेस P1 कंप्लीट हो रहा था, एग्जीक्यूट हो रहा था CPU में, उस समय तक ये आपके 2 प्रोसेसेस P2 और P3 अराइव हो चुके थे, है ना, रेडी क्यू में। यहाँ से आपने P1 को तो निकाल लिया, लेकिन उस समय तक क्या हुआ, जो आपके P2 और P3 ये 2 प्रोसेसेस आ चुके थे रेडी क्यू में, ठीक है। अब पहले कौन आया, P2 आया। तो प्रोसेसर किसको प्रोवाइड किया जाएगा, P2 को। तो यहाँ पर हमने P2 को प्रोसेस करने के लिए दे दिया, ठीक है। फिर इसको कितना समय चाहिए था, 6 सेकंड का, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा 6 सेकंड तक चलेगा। 3 और 6 ये 9 हो जाएगा। लेकिन जब आपका ये P2 प्रोसेस कर रहा था, उस समय आपके P4 और P5 भी रेडी स्टेट में आ चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने P4 और P5 को भी लिख लिया, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि ये FCFS है, तो CPU किसको प्रोवाइड किया जाएगा, P3 को। फिर हमने क्या करा, यहाँ पर P3 को प्रोसेस करने के लिए CPU दे दिया, ठीक है। आप थोड़ा डिफरेंस कम बनाइए इसको, है ना। तो यहाँ से ये अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा। ये P2 कंप्लीट हो गया, ये P3 कंप्लीट हो गया। अब बात आएगी P4 की। यहाँ पर आ गया P4, ठीक है। P4 को कितना टाइम चाहिए, 4। तो ये 14 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। फिर आएगा आपका P5, ठीक है। P5 को कितना टाइम चाहिए, 4 सेकंड, यानी कि टोटल इसको कितना टाइम लगा, 18 सेकंड, ठीक है। अब आप यहाँ पर कंप्लीशन टाइम लिख सकते हैं आसानी से। P1 को कंप्लीट होने में कितना समय लगा, 3 सेकंड। P2 को कंप्लीट होने में कितना समय लगा, 9 सेकंड। P3 कब कंप्लीट हुआ, 10 सेकंड में। P4 कब कंप्लीट हुआ, 14 सेकंड में। P5 कब कंप्लीट हुआ, 18 सेकंड में। अब देखिए यहाँ पर आपको टर्न अराउंड टाइम निकालना है। वो कैसे निकलता है, जो आपका टर्न अराउंड टाइम होता है वो वेटिंग टाइम प्लस
प्रोसेसिंग टाइम के बराबर होता है, या फिर हम कह सकते हैं जो आपका टर्न अराउंड टाइम होता है वो आपका कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीशन टाइम कितना है 3 सेकेंड है ना, माइनस अराइवल टाइम कितना था 0। ठीक है, तो इसका टर्न अराउंड टाइम कितना आ गया 3। इसी तरीके से बाकी निकाल लेंगे है ना। देखिए इसका 7 आ गया, 9 माइनस 2 7, 10 माइनस 3 7, 14 माइनस 4 10, 18 माइनस 5 13। फिर वेटिंग टाइम, तो देखिए वेटिंग टाइम कैसे निकलेगा, क्योंकि टर्न अराउंड टाइम जो होता है वो वेटिंग टाइम प्लस प्रोसेसिंग टाइम के बराबर होता है। तो यहाँ से वेटिंग टाइम जब निकालेंगे तो टर्न अराउंड टाइम में से प्रोसेसिंग टाइम को माइनस कर देंगे, यानी कि आपका क्या होगा, टर्न अराउंड टाइम ये है और प्रोसेसिंग टाइम ये है। ठीक है, इसको माइनस कर दीजिए तो ये 0 आ गया। इसी तरीके से बाकी सबका निकाल लेंगे। देखिए 7 माइनस 6 1, 7 माइनस 1 6, 10 माइनस 4 6, 13 माइनस 4 9 है ना। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा था एवरेज टर्न अराउंड टाइम, तो आप इसका एवरेज निकाल लीजिए, इक्वल्स टू ABERAGE। ठीक है, आप क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ प्रोसेसेस कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ पर डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए 8 आ गया। आप कैसे वैसे निकाल सकते थे, आप क्या करते, इसको जोड़ेंगे इक्वल्स टू SUM सम करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये सम आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 5 जब करेंगे इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आ जाएगा 5 8 जा 40। ठीक है ना, इसी तरीके से इसका निकाल लेंगे, तो जो इसका एवरेज निकलेगा वो निकलेगा 4.4 है ना। इतना काम हो गया। अब आपको प्रोसेसर यूटिलाइजेशन निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोसेसर बिजी टाइम अपॉन प्रोसेसर बिजी टाइम प्लस प्रोसेसर आइडल टाइम। ठीक है, अब ये प्रोसेसर बिजी टाइम क्या होता है, जितने टाइम तक प्रोसेसर बिजी रहा, और उसको डिवाइड किससे करना है, जितने टाइम तक प्रोसेसर बिजी रहा और जितने टाइम तक प्रोसेसर आइडल स्टेट में रहा है ना। देखिए यहाँ पर प्रोसेसर हमारा आइडल स्टेट में कहीं पर भी नहीं रहा है ना, तो हमें जो टोटल टाइम लगा है वो कितना लगा है 18 है ना, और प्रोसेसर बिजी टाइम ही रहा है पूरा है ना, आइडल टाइम तो कहीं रहा नहीं, तो जो ऐड होगा तो अपॉन 18 कर लेंगे इंटू 100 कर लेंगे, तो 100% यूटिलाइजेशन रहा। ठीक है, अब निकाल लीजिए थ्रोपुट, तो थ्रोपुट में क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने कंप्लीट हुए हैं 5। ठीक है, और टोटल टाइम कितना लगा है 18, तो आपका कितना आ गया 0.27777 है ना, ये आपका थ्रोपुट आ गया। तो ये हो गया आपका FCFS। अब बात करते हैं हम लोग शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट की। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, जैसे उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व था, इसमें शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट, यानी कि जिसका रिमेनिंग टाइम शॉर्टेस्ट होगा वही हमारा नेक्स्ट प्रोसेस करेगा। चलिए इसको भी समझते हैं। यहाँ पर हम क्यू बना लेते हैं प्रोसेस के लिए। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं रेडी क्यू के लिए। ठीक है, तो देखिए हमारे 0 टाइम इंटरवल में कौन सा प्रोसेस आ रहा है P1, तो यहाँ पर हमारा P1 आ जाएगा। ठीक है, और वो कंप्लीट कब तक करेगा, जब तक कि कोई दूसरा प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो जाता। तो देखिए यहाँ पर आपको दूसरा प्रोसेस कितने सेकंड में स्टार्ट हो रहा है 2 सेकंड में, यानी कि P1 जो है वो 2 सेकंड तक अपना प्रोसेस करेगा। ठीक है, अब देखिए जब P1 2 सेकंड तक प्रोसेस कर लेगा तो अभी उसका कितना टाइम बचेगा प्रोसेस करने के लिए 1 सेकंड है ना, तो यानी कि इस समय क्यू में P1 भी होगा और 2 सेकंड में हमारा P2 प्रोसेस भी आ गया होगा। ठीक है, अब ये देखिए कि P1 और P2 में किसका रिमेनिंग टाइम शॉर्टेस्ट है। देखिए P1 का 2 सेकंड कंप्लीट हो गया है और 1 सेकंड का भी प्रोसेसिंग टाइम बचा हुआ है, और P2 का प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 6 है। तो बताइए इन दोनों में से किसको पहले आना चाहिए, P1 को ना, तो यहाँ पे P1 फिर से आ जाएगा। ठीक है, अब उसको कितना सेकंड और चाहिए थे 1 सेकंड, यानी कि P1 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब P1 की जरूरत हमें यहाँ पर नहीं है, लेकिन जैसे ही 3 सेकंड होंगे वैसे ही हमारा P3 प्रोसेस भी क्यू में आ जाएगा। तो उस केस में हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा P3 प्रोसेस भी क्यू में आ गया, और जो इसका रिमेनिंग टाइम है प्रोसेसिंग टाइम वो कितना है 1।
तो बताइए अब P2 और P3 में किसको आना चाहिए? P3 को ना, क्योंकि इसका रिमेनिंग टाइम 1 है जो कि P2 से कम है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका P3, ठीक है। और इसको कितना टाइम चाहिए? 1 सेकेंड का, यानी कि यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें P3 को भी यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 4 सेकेंड में हमारा P4 भी इस रेडी क्यू में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम P4 को ले आए और P4 का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना है? 4 सेकेंड। और P2 का 6 है। तो अभी किसको आना चाहिए? P4 को, क्योंकि P4 का जो रिमेनिंग टाइम है वो P2 से कम है। तो यानी कि यहाँ पर P4 को आ जाना चाहिए, ठीक है। तो P4 को कितनी ज़रूरत है? 4 की। तो यहाँ पर 8 सेकेंड में ये कंप्लीट हो जाएगा और उस इंटरवल में हमारा P5 भी इस क्यू में आ जाएगा। ये हमारा P5 भी इस क्यू में आ गया और इसको कितना ड्यूरेशन चाहिए और P4 यहाँ से हट जाएगा, है ना। अब क्या होगा? अब देखिए P2 भी है क्यू में और P5 भी क्यू में है। तो किसको प्रोसेस करना चाहिए? P5 को। क्यों? क्योंकि इसका रिमेनिंग टाइम P2 से कम है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका P5, ठीक है। हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, यहाँ पर आ जाएगा आपका P5 और वो कब तक चलेगा? 8 और 4 12, है ना। तो ये P5 भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आएगी बारी P2 की, ठीक है। तो ये अपने 6 सेकेंड तक प्रोसेस करेगा और यहाँ पे जाके कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कहानी थी आपकी शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट की, है ना। हमें प्रिडिक्ट करना था कि नेक्स्ट किसको प्रोसेस कराना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है, जिसका टाइम शॉर्टेस्ट होगा उसी को हम पहले प्रोसेस करने देंगे, ठीक है। अब चलिए कंप्लीशन टाइम लिख लेते हैं। तो देखिए अब इधर से देखेंगे कि P1 कब कंप्लीट हुआ? 3 सेकेंड में। तो यहाँ पर लिख लीजिए 3। अब बताइए P2 कब कंप्लीट हुआ? देखिए P2 18 सेकेंड में जाके कंप्लीट हुआ है, तो आप लिख लीजिए यहाँ पर 18। P3 कब कंप्लीट हुआ है? ये देखिए 4 सेकेंड में। P4 कब कंप्लीट हुआ है? 8 सेकेंड में। और P5 कब कंप्लीट हुआ है? 12 सेकेंड में। तो कितना कितना आ गया टाइम? 3, 18, 4, 8, 12, ठीक है। अब आप टर्न अराउंड टाइम निकाल लीजिए, इक्वल्स टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। सेम काम सबके साथ कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 16, ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया 7, है ना। 3 - 0 3, 18 - 2 16, 4 - 3 1, 8 - 4 4, 12 - 5 7, है ना। अब निकाल लीजिए यहाँ पर वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम कैसे निकलेगा? टर्न अराउंड टाइम में से प्रोसेसिंग टाइम माइनस कर दीजिए, इक्वल्स टू टर्न अराउंड टाइम माइनस प्रोसेसिंग टाइम। इसी तरीके से बाकी सबको निकाल लीजिए, ठीक है। देखिए टर्न अराउंड टाइम 3 है, प्रोसेसिंग टाइम 3 है। 0, 16 - 6 10, 1 - 1 0, 4 - 4 0, 7 - 4 3, ठीक है। तो देखिए आपके P1, P3 और P4 को वेट नहीं करना पड़ा। देख लीजिए यहाँ से P1 को वेट करना पड़ा, जैसे ही आया वैसे ही उसको CPU मिल गया, है ना, और उसने पूरा प्रोसेस कर लिया। फिर देखिए P3 को भी तुरंत ही मिल गया था, है ना। इसका अराइवल टाइम क्या है? 3 है और 3 सेकेंड में उसको CPU मिल गया। इसी तरीके से P4 को 4 सेकेंड में ही CPU मिल गया। तो देखिए इसलिए इनके वेटिंग टाइम 0 आ रहे हैं, है ना। सबसे ज़्यादा वेट किसको करना पड़ा? P2 को, उसके बाद P5 को, है ना। बाकी किसी को वेट नहीं करना पड़ा। देखिए P5 कब अराइव हुआ था? 5 सेकेंड में, लेकिन उसको CPU कब मिला? 8 सेकेंड में, है ना। तो 3 सेकेंड उसको वेट करना पड़ा। इसी तरीके से P2 जो है उसको CPU कब मिला? 12 सेकेंड में, लेकिन आया कब था? 2 सेकेंड में, यानी कि 10 सेकेंड उसको वेट करना पड़ा, है ना। तो इस तरह से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अब इसका एवरेज निकाल लीजिए, सबको जोड़िए, डिवाइडेड बाई 5 कर लीजिए। चलिए ऐसे जोड़ लेते हैं। ये आ गया 31 और ये आ गया आपका 13, ठीक है। डिवाइडेड बाई 5 कर लीजिए, इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाई 5। ये आ गया आपका 6.2 और वो आ गया आपका 2.6, है ना। ये हो गया आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम और ये हो गया एवरेज वेटिंग टाइम, है ना, ठीक है ना।
एवरेज टर्न अराउंड टाइम हो गया 6.2, एवरेज वेटिंग टाइम हो गया 2.6। अब प्रोसेसर यूटिलाइजेशन निकाल लीजिए। तो देखिए प्रोसेसर बिजी टाइम कितना रहा 18 सेकेंड है ना, और प्रोसेसर कहीं आइडल रहा नहीं रहा, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा आपका 100% है ना, इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100, तो 100% आ जाएगा। फिर थ्रोपुट यहाँ पर कितना निकलेगा, कितने प्रोसेस कंप्लीट हुए 5, और टोटल कितना टाइम लगा 18 है ना। तो देखिए इसमें भी आपको सेम थ्रूपुट मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं अपने थर्ड और लास्ट की, वो है आपका राउंड रॉबिन है ना। अब इसकी बात कर लेते हैं। देखिए राउंड रॉबिन को थोड़ा सही से समझिएगा है ना, ये बाकी दो से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ना, बाकी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, इतना ज़्यादा आप मत सोचिएगा। तो देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर 2 क्यू बना ले रहे हैं, एक काम करेगी आपकी रेडी क्यू के लिए और एक आपका प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले रेडी क्यू में कौन आएगा P1, ठीक है ना, लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान किसका रखना है, क्वांटम का, क्योंकि क्यू की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 2, ठीक है, इसका हमें ज़रूर ध्यान रखना है। यानी कि जितने भी प्रोसेस होंगे उनको मैक्सिमम टाइम 2 सेकेंड का दिया जाएगा, ठीक है, और उस सेकंड में इनको अपना प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, जो बचेगा वो नेक्स्ट राउंड में होगा है ना, इसीलिए इसका नाम राउंड रॉबिन हो गया। अब देखिए P1 को क्वांटम मिला 2, ठीक है, टाइम क्वांटम कितना दिया है 2, लेकिन इसको कितना चाहिए था 3 है ना, यानी कि अभी भी इसको 1 सेकेंड बाकी रहेंगे। तो हम यहाँ से P1 को रिमूव करेंगे और यहाँ पर ले आएंगे P1 को अपने, ये हमारा P1 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन इसको ड्यूरेशन तो 2 सेकेंड का ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, अब ये 3 - 2 हो जाएगा, बचेगा 1, ठीक है। अच्छा फिर अब हमारे जब 2 सेकेंड होंगे उस केस में हमारा क्या कोई और प्रोसेस आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो P2 आ रहा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब P1 को नहीं लिखेंगे, पहले नए वाले को लिखेंगे P2 को, ठीक है, देन हम P1 को लिख लेंगे और कोई प्रोसेस नहीं बचा, ठीक है। अब क्या होगा, अब रिमूव करेंगे P2 को, और देखिए P2 को कितना चाहिए 6 सेकंड चाहिए, लेकिन इसको टाइम कितना मिलेगा 2 सेकंड का, यानी कि अभी भी इसको 4 सेकंड बाकी रह जाएंगे, ठीक है। अब देखिए जब 4 सेकंड होंगे उस इंटरवल में हमारे P3 और P4 भी रेडी क्यू में आ जाएंगे, तो हम पहले P2 को नहीं लिखेंगे, पहले P3 और P4 को लिखेंगे, ठीक है, P4 को भी पहले ही लिखेंगे, देन P2 को लिखा जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा प्रोसेस। अब हम क्या करेंगे, अब हम P1 को हटाएंगे, P1 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखिए P1 को क्वांटम तो 2 मिला था, लेकिन उसको कितना ज़रूरत था, एक ही का ना, तो अब वो क्या करेगा 5 सेकंड में ही अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। क्या अब P1 को क्यू में लिखने की ज़रूरत है रेडी क्यू में, नहीं है ना। अब आएगा बारी P3 की, तो हम P3 यहाँ से रिमूव करेंगे, और अब देखिए P3 को कितना टाइम चाहिए 1 सेकेंड, और मिला कितना टाइम था 2 सेकेंड का, तो यानी कि ये भी अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा 1 सेकेंड में। अब इसको भी हमें रेडी क्यू में लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ रह गई, जब 5 सेकेंड कंप्लीट हुए थे, ठीक है, तो हमारा जो P5 प्रोसेस है वो भी आ चुका था, ठीक है, क्यू में हमारा P5 प्रोसेस आ चुका था जब हमारा 5 सेकेंड कंप्लीट हुए थे। P3 ने भी अपना टाइम कंप्लीट कर लिया है ना, तो अब P3 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा आएगा P4, तो अब यहाँ पर आ गया हमारा P4, ठीक है। अब देखिए P4 को कितना ज़रूरत है 4 सेकेंड की ना, लेकिन मिलेगा इसको कितना 2 सेकेंड, तो यानी कि ये हमारा ये आ जाएगा। तो बस सिंपल जो बचता रहेगा उसको लिखते जाना है, तो यानी कि P4 को अब लिख लेंगे, ठीक है। अब आएगा आपका P2 को कितना चाहिए 4 चाहिए, कितना 2 सेकेंड, ठीक है, अभी 2 सेकेंड फिर रिमेनिंग रह जाएगा, यानी कि P2 फिर यहाँ पर आ जाए, ठीक है। अब बारी आएगी P5 की, P5 को कितना चाहिए 4 सेकेंड, लेकिन मिलेगा कितना 2 सेकेंड, बचेगा 2 सेकेंड है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 12, यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि अभी भी ये प्रोसेस बाकी है इसका, ठीक है। अब बारी आएगी P4 की, फिर हम P4 वहाँ से रिमूव कर लेंगे, तो देखिए P4 को कितना चाहिए 2, क्या अब P4 को क्यू में लिखने की ज़रूरत है, नहीं, तो यहाँ पर आपका
P4 आ जाएगा। P4 भी यहाँ पर प्रोसेस अपना कंप्लीट कर चुका होगा। ठीक है, अब बारी आएगी P2 की। ठीक है, P2 को कितना टाइम चाहिए? 2 सेकेंड का। तो P2 भी यहाँ पर अपना टाइम कंप्लीट कर लेगा 16। ठीक है, अब बचेगा P5। फिर P5 को भी 2 सेकेंड चाहिए थे, ये भी अपना टाइम यहाँ पर कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरीके से ये सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। अब निकाल लेते हैं कंप्लीशन टाइम। राइट हैंड साइड से चलेंगे और देखेंगे किसका कितना टाइम कंप्लीशन में लगा। ठीक है, देखिए P1 को कितना टाइम लगा? P1 आपका 5 सेकेंड में कंप्लीट हो गया था। P2 देखिए 16 सेकेंड में जाके कंप्लीट हुआ था। P3 आपका 6 सेकेंड में जाके कंप्लीट हुआ था। P4 आपका 14 सेकेंड में कंप्लीट हुआ है। P5 आपका 18 सेकेंड में कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब निकाल लीजिए टर्न अराउंड टाइम इक्वल्स टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, ऐसी बाकी सब निकाल लीजिए। फिर यहाँ पर वेटिंग टाइम निकाल लीजिए इक्वल्स टू टर्न अराउंड टाइम माइनस प्रोसेसिंग टाइम। ऐसे ही बाकी को निकाल लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पर डायरेक्ट एवरेज निकाल दे रहे हैं हम। आप सम करके डिवाइडेड बाई 5 करिएगा इक्वल्स टू AVERAGE एवरेज फंक्शन लगा रहे हैं हम यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ तक 9 आ गया। सेम काम यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर भी एवरेज आ गया 5.4। ठीक है, F2 से लेके F6 तक। और देखिए वैसे भी अगर आप जोड़ेंगे इक्वल्स टू SUM करेंगे तो देखिए 45 आ रहा है ना। तो 5 9 का 45 हो जाएगा। और इसको जब जोड़ेंगे तो 27 आ रहा है ना। और 27 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो आपका 5.4 आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम, है ना। और ये हो गया आपका एवरेज वेटिंग टाइम। ठीक है ना, ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर भी आपको कहीं भी प्रोसेसर आइडल स्टेट में नहीं दिखा। यहाँ पर भी आपका प्रोसेसर यूटिलाइजेशन 100% है ना, इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100, है ना। तो 100% आ जाएगा। फिर यहाँ पर कितने प्रोसेस कंप्लीट हुए? 5। और टाइम कितना लगा टोटल? 18। तो यहाँ पर भी आपका 0.2777778, है ना। तो देखिए मेन चीज़ क्या है, अगर आपने इनके गैंट चार्ट बना लिए, है ना, तो आप बड़ी आसानी से सब कुछ सॉल्व कर लेंगे, है ना। अगर आपने इन सब के गैंट चार्ट बना लिए तो आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। आई थिंक आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। FCFS कैसे निकालते हैं, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट कैसे निकालते हैं, और राउंड रोबिन कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।